झूठ सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 28। ऊपर बालकनी के पास खड़े वरदान सिंह शेखावत के हाथ में मौजूद कांच का गिलास चूर चूर हो चुका था। कांच के टुकड़े उसकी हथेली में धंसे हुए थे और खून की पतली धार उसकी उंगलियों से बहकर फर्श पर टपक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ खून सवार था। वरदान ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोली। कांच के टुकड़े नीचे गिरते गए थे। उसकी नजर अपने ही खून पर पड़ी और उसी पल उसकी आंखों में एक खतरनाक जुनून उतर आया था। अगले ही सेकंड वो बिना किसी को देखे, बिना कुछ सुने, तेज कदमों से आगे बढ़ गया था। उसके हर कदम में भारीपन था, जैसे जमीन भी उसके गुस्से का भार सह नहीं पा रही हो। पिलर के पीछे खड़ी भाविका उसे देख रही थी, लेकिन पहली बार उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए वरदान के कानों में रेवती के कहे गए शब्द बार बार गूंज रहे थे। वर्तिका किसी और की बाहों में नहीं। उसने दांत भींच लिए थे। ये झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका गुस्सा उसकी सोच पर भारी पड़ रहा था। जैसे ही वह लिफ्ट के पास पहुंचा, अचानक उसके कदम लड़खड़ा गए थे। उसने पास की दीवार को पकड़ लिया था। ये क्या? उसने आंखें कसकर बंद की, लेकिन सामने सब कुछ घूमने लगा था। कॉरिडोर की लाइट्स, लोगों की आवाजें, सब कुछ धुंधला लगने लगा था। उसने सिर झटका खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं, अभी नहीं, मेरी लिटिल रैबिट। उसके शब्द अधूरे रह गए थे और उसकी पकड़ दीवार से फिसलने लगी थी। लेकिन अगले ही पल वरदान की उंगलियां दीवार में जैसे धंस गई थीं। उसने खुद को गिरने से रोक लिया था। उसकी सांसें अब भारी थीं, बेकाबू, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो जुनून जिंदा था। नहीं, उसने दांत भींचे। कोई मुझे उससे दूर नहीं कर सकता। उसने अपने सिर को झटका, जैसे उस धुंध को तोड़ देना चाहता हो जो उसके दिमाग पर छा रही थी। तभी पीछे से पायल की हल्की सी छनछन सुनाई दी। वरदान की सांस एक पल के लिए अटक गई थी। उसने धीरे धीरे पलट कर देखा और उसकी आंखें एक पल को ठहर गई थी। सामने वर्तिका खड़ी थी। वही पर्पल शिमरी लहंगा, वही मासूम चेहरा, वही आंखों की नरमी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वरदान की धुंधली नजरों में वो तस्वीर और भी साफ होती चली गई थी। लिटिल रैबिट, उसके होठों से बामुश्किल निकला। भाविका, वो पूरी तरह वर्तिका के रूप में उसके सामने खड़ी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसकी चाल में वही नजाकत थी, आवाज में वही मासूमियत। वरदान जी, क्या हुआ आपको? उसने बहुत धीरे, बहुत सॉफ्ट लहजे में कहा। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वरदान ने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने सब कुछ हल्का हल्का डबल दिख रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ा, थोड़ा लड़खड़ाया। तुम यहाँ? उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। तुम तो? उसके दिमाग में रेवती की बात फिर से गूंज गई थी। बड़ी मालकिन छोटे मालिक की बाहों में? नहीं। उसने सिर पकड़ लिया था। नहीं, ये सच हो ही नहीं सकता। भाविका ने मौका देखा। वो तुरंत उसकी और करीब आ गई थी, इतना करीब कि उसकी सांसें वरदान के चेहरे से टकराने लगी थीं। क्या नहीं हो सकता? उसने धीमे से फुसफुसाया। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? वरदान की आंखें उसके चेहरे पर टिक गई थीं। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। दिमाग और दिल दोनों जैसे अलग अलग बातें कर रहे थे। तुम ठीक हो? उसने बामुश्किल पूछा। भाविका ने हल्का सा सिर झुका लिया था, बिल्कुल वर्तिका की तरह, और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ, उसने मासूमियत से कहा। लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे। उसकी उंगलियां धीरे धीरे वरदान की खून से सनी हथेलियों पर फिसली। देखिए, आपने खुद को कितना चोट पहुंचा ली है। वरदान ने अपनी हथेली की तरफ देखा, खून, और फिर उसकी नजर वापस वर्तिका पर गई थी। उसका दिमाग अब पूरी तरह धुन में घिर चुका था। भाविका उसकी आंखों में देखते हुए एक कदम और करीब आई। आपको मुझसे कुछ कहना है? उसने बहुत धीरे से पूछा। वरदान की सांसें भारी हो गई थीं। वो रुक गया था। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। भाविका की आंखों में एक पल के लिए ईर्ष्या की चमक आ गई थी, लेकिन अगले ही सेकंड उसने उसे छुपा लिया था। तो फिर वो और करीब झुकी। मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। वरदान ने बिना एक पल सोचे अपनी पूरी ताकत के साथ सामने खड़ी भाविका को अपने सीने से लगा लिया था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे वो उसे खुद के अंदर समा लेना चाहता हो। कभी नहीं, हम तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने देंगे लिटिल रैबिट। उसकी भारी आवाज भाविका के कानों में गूंजी। नशे की धुन में वरदान को एहसास ही नहीं हुआ कि जिसे वो अपनी दुनिया मानकर गले लगा रहा है। उसके चेहरे पर जीत की एक जहरीली मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ उधर बंद कमरे के अंदर वर्तिका ने किसी तरह अभिज्ञान को सोफे तक पहुंचाया, लेकिन अब उसकी अपनी हालत भी खराब हो रही थी। उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी और सनसनी दौड़ रही थी, जो उसे अंदर ही अंदर पिघला रही थी। अभिज्ञान जी, वर्तिका ने दीवार का सहारा लिया। उसकी आंखों में नशा गहरा हो चुका था। हमें बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे पूरे शरीर में मिर्चियां रगड़ दी हो किसी ने। अभिज्ञान ने बेसुध होकर अपना गला ढीला किया। उसकी शेरवानी के बटन टूटकर गिर गए थे। भाभी, मुझे खुद पर शर्म आ रही है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं बस। वो रुक गया था। उसका शरीर कांप रहा था। उसे अपनी होने वाली पत्नी आस्था की जगह हर तरफ वर्तिका का ही धुंधला चेहरा नजर आने लगा था। वर्तिका ने उसे जोर से झटका दिया। देखिए, होश में आइए। हमारे अंदर भी केमिकल लोचा हो रहा है जो आपके अंदर है। हमें भी आपका ये मासूम सा चेहरा थोड़ा थोड़ा वरदान जी जैसा दिखने लगा है,
लेकिन हम वरदान सिंह शेखावत की पत्नी हैं, कोई ऐरी गैरी नत्थू खैरी नहीं। वर्तिका ने लड़खड़ाते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। ये जरूर किसी की चाल है, हमने टीवी सीरियल में देखा है। उसने उंगली हवा में उठाई, जैसे कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली हो। ऐसी सिचुएशन में हीरो आता है। वो धीरे धीरे बोल रही थी, सांसें भारी थी, और हीरोइन को ऐसे देखकर गलत समझ लेता है। अभिज्ञान ने आधी बंद आंखों से उसे देखा। भाभी, अभी भी आपको सीरियल याद आ रहे हैं? वर्तिका ने उसे घूरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नशे के साथ प्यारी सी जिद थी। हाँ, क्योंकि उसके बाद क्या होता है पता है? हीरो हीरोइन को घर से निकाल देता है। उसने एक सेकंड रुककर गहरी सांस ली, और फिर वो वैम्प। उसके होठों पर हल्की सी टेढ़ी मुस्कान आ गई थी। कोने में खड़ी होकर ऐसे ऐसे मुस्कुराती है। उसने टीवी सीरियल की वैम्प की एक्टिंग करते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया था। और हमारी जिंदगी की वैम्प तो, उसने धीरे से बुदबुदाया, पहले ही वरदान जी का ब्रेसलेट लेकर घूम रही है। उसकी आंखों में हल्की घबराहट उभर आई थी। कहीं कहीं वो उन्हें हमसे छीन ही न ले। इतना कहते कहते उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी। उसकी नजरें धुंधली हो गई थी और अगले ही पल वर्तिका का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा विज्ञान के सीने पर आ गिरी थी। विज्ञान खुद मुश्किल से खड़ा था। वो उसे संभालते हुए लड़खड़ा गया था। भाभी, उसने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उसकी अपनी सांसें भी बेकाबू हो रही थी। दोनों अब एक दूसरे के बेहद करीब थे। कमरे में धुआं, नशा और बढ़ती हुई बेचैनी थी। वहीं नीचे हॉल में निर्मला जी ने अपने चेहरे पर नकली लाचारी और गहरे दुख के एक्सप्रेशन सजा लिए थे। उन्होंने सुलोचना जी के कंधे पर हाथ रखा, पर उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि दूर खड़े मेहमानों तक साफ पहुंच रही थी। छी 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 छी, सुलोचना दीदी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? रेवती झूठ नहीं बोलेगी, बरसों का नमक खाया है उसने। निर्मला जी ने अपना माथा पकड़ लिया, जैसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। पर मेरा दिल तो फटा जा रहा है। वर्तिका और अभिज्ञान एक साथ उस हालत में। मंडप में बैठी आस्था के हाथ वहीं थम गए थे। आस्था, जो अब तक रस्मों के कारण शांत बैठी थी, झटके से खड़ी हो गई थी। उसने अपनी भारी राजपूती पोशाक संभाली और निर्मला जी की ओर बढ़ते हुए गरज कर कहा, बस कीजिए, बहुत हो गया। उसकी तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज गई थी। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गई थीं। आस्था की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा था। ऐसा नहीं हो सकता, उसने साफ और ठोस आवाज में कहा। मैं भरतू को अपनी जान से ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। वो वरदान जी से बेइंतहा प्यार करती है। वो मर सकती है, पर उनके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचा सकती। आप सफेद झूठ बोल रही हैं। आस्था ने पास खड़ी रेवती की ओर हिकारत से देखा और फिर निर्मला जी की आंखों में आंखें डाल दी थी। और सबूत क्या है आपके पास? सिर्फ इस नौकरानी की बातें। इसने कुछ बोला और हमने मान लिया। किसी के चरित्र पर कीचड़ उछालना इतना आसान है क्या आपके लिए? सुलोचना जी स्तब्ध खड़ी थी। मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। तभी निर्मला जी के चेहरे पर एक धीमी खतरनाक मुस्कान आई, जो उन्होंने तुरंत अपने दुख के पर्दे के पीछे छुपा ली थी। अपनी दोस्त पर इतना अंधा भरोसा भी मत करो बहुरानी, उन्होंने मीठे लेकिन चुभते हुए लहजे में कहा। आस्था की आंखें सिकुड़ गई थीं। निर्मला जी ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए और बोली, तुम शायद भूल गई हो। उन्होंने हर शब्द पर जोर दिया। अभिज्ञान का पहला प्यार और उसकी पहली मंगेतर तुम्हारी वही प्यारी दोस्त वर्तिका ही थी। हॉल में जैसे बम फट गया था। लोगों की फुसफुसाहट अब शोर में बदलने लगी थी। आस्था के चेहरे का रंग उड़ गया था। नहीं, उसने धीरे से सिर हिलाया। वो सब खत्म हो चुका है। निर्मला जी और करीब आई। पहला प्यार कभी खत्म नहीं होता। पुराना प्यार आग की तरह होता है, राख के नीचे कभी भी सुलग सकता है बहू। उनकी आवाज अब और भी धीमी और जहरीली हो गई थी। फिर उन्होंने सीधा खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, और रही बात झूठ बोलने की, उन्होंने सीढ़ियों की तरफ इशारा किया, तो चलो अपनी आंखों से देख लो। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया था। हर किसी की सांस जैसे थम गई थी। निर्मला जी ने आखिरी वार किया, कमरे में चलकर देख लो, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आस्था की मुट्ठियां भीज गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर भी था और जिद भी। ठीक है, उसने कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं खुद देखूंगी। और अगले ही पल वो तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। पीछे पूरा हॉल, मेहमान, सुलोचना जी, सब उसके पीछे पीछे चल पड़े थे। इधर ऊपर कमरे में धुएं और नशे के असर ने वर्तिका और अभिज्ञान को सुध-बुध खोने पर मजबूर कर दिया था। वर्तिका पूरी तरह ढह चुकी थी। उसका सिर अभिज्ञान के सीने पर था। अभिज्ञान जो खुद को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था, उसने अनजाने में वर्तिका को गिरने से बचाने के लिए कसकर थाम लिया था। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। वर्तिका के बिखरे बाल और अभिज्ञान की लड़खड़ाती हालत। बाहर से आने वाले किसी भी शख्स के लिए ये नज़ारा वही साबित करने वाला था जिसकी पटकथा निर्मला जी ने लिखी थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए आस्था की सांसें तेज हो गई थी। हर कदम के साथ उसका दिल और जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। पीछे सुलोचना जी, मेहमान, और सबसे पीछे निर्मला जी, जिनके होठों के कोनों में एक दबा हुआ खतरनाक सुकून था। उन्होंने अपने पंटरों को मैसेज कर दिया था कि अब कमरे में धुआं छोड़ना बंद कर दें, ताकि किसी को शक ना हो
कि उन्हें फंसाया गया है। कॉरिडोर में पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ हल्की हल्की किसी चीज के गिरने की आवाज और अंदर से आती भारी सांसों की गूंज ने आस्था के कदम दरवाजे के सामने ही रोक दिए थे। उसका हाथ धीरे धीरे उठा, लेकिन दरवाजे को छूते ही उसकी उंगलियां कांप गई थीं। ऊपर तो उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे खुद से ही पूछ रही हो। पीछे खड़ी निर्मला जी ने धीरे से कहा, खोलो दरवाजा बहू। आस्था ने गहरी सांस ली और झटके से दरवाजा खोल दिया था। दरवाजा खुलते ही एक तेज गंध का झोंका बाहर आया। कमरे के अंदर सब कुछ धुंधला बिखरा हुआ। सोफे के पास टेबल उल्टी पड़ी थी, ग्लास फर्श पर टूटे हुए थे। और फिर आस्था की नजर सामने गई। धुआं इतना था कि किसी को समझ ही नहीं आया कि वो कमरे से निकल चुके हैं। आस्था की नजर कमरे के अंदर घूमी, वहां कोई नहीं था। एक पल के लिए आस्था की सांस रुक गई थी। फिर उसने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी ने उसके सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर हटा दिया हो। उसकी आंखों में राहत की चमक आ गई थी। लेकिन तभी धीरे धीरे निर्मला जी आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान लौट आई थी। देख लिया अपनी आंखों से, उन्होंने बहुत शांत लेकिन चुपते हुए लहजे में कहा। निर्मला जी के कदम कमरे के भीतर पड़े। उनकी आंखों में जीत की वह चमक थी जो किसी को बर्बाद होते देखने की खुशी से पैदा होती है। उन्होंने कमरे के कोने की ओर इशारा किया, जहाँ गंध अभी भी तैर रही थी, लेकिन गुलाब के फूलों की खुशबू की वजह से अब महसूस नहीं हो रही थी। देख लिया आस्था, हो गया यकीन कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त और तुम्हारा होने वाला पति तुम्हें धोखा दे रहे हैं। दोनों मिलकर देवर भाभी के पवित्र रिश्ते पर कालिक पोत रहे हैं। ये है तुम्हारी वर्तिका का असली चेहरा। निर्मला जी के शब्दों में जहर घुला हुआ था। वो बिना आस्था की तरफ देखे ऊंची आवाज में बोले जा रही थी, ताकि पीछे खड़े मेहमानों और सुलोचना जी तक उनकी बात साफ साफ पहुंच जाए। जिस प्यार पर तुम्हें नाज था वह अपनी होने वाली भाभी के साथ इस बंद कमरे में। वो अभी इतना ही कह पाई थी कि तभी उनकी नजर उस खाली सोफे और बेड पर पड़ी। उनके शब्द गले में ही अटक गए थे। सामने सिर्फ एक खाली सोफा था, टूटे हुए कांच के टुकड़े थे और फर्श पर बिखरा हुआ पानी। लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था, न विज्ञान न वर्तिका। निर्मला जी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वे वधावास होकर बेड के पीछे और पर्दे के किनारे देखने लगी थी। उनका गला सूख गया और चेहरे की वह क्रूर मुस्कान अचानक डर और झेप में बदल गई थी। ये कैसे हो सकता है? वो यहीं थे, मैंने खुद। धुआं, दरवाजा तो अंदर से बंद था। वे अपनी ही बातों में उलझकर सकपकाने लगी थी। आस्था जो अब तक कांप रही थी, उसने अपनी नम आंखों को पोंछा। उसकी सांसें अब स्थिर थी और आवाज में एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। उसने निर्मला जी के ठीक सामने आकर उनकी आंखों में देखा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है छोटी माँ। आस्था ने बहुत शांत लेकिन नुकीले लहजे में कहा। निर्मला जी ने हकलाते हुए पीछे मुड़कर देखा, जहाँ मेहमानों की फुसफुसाहट अब उनके खिलाफ होने लगी थी। सुलोचना जी की सख्त निगाहें भी निर्मला जी पर ही टिकी थी। आस्था ने एक कदम और आगे बढ़ाया। आप तो कह रही थी कि ये कमरे में है, आप तो कह रही थी कि मैं अपनी आंखों से सच देख लूं। तो देखिए, सच तो सामने है, कमरा खाली है। अब आप बताइए कि इस खाली कमरे में कालिक कहाँ पुत रही है? निर्मला जी के पास कोई जवाब नहीं था। वह पागलों की तरह इधर उधर देख रही थी, जैसे फर्श फाड़कर वर्तिका को बाहर निकाल लेंगी। उनकी पूरी योजना, उनका वह आखिरी वार इस खाली कमरे ने मिट्टी में मिला दिया था। वहीं बाथरूम के अंदर हल्की सी पीली रोशनी, भाप से भरा हुआ शीशा और बाहर की हल्की आवाजें आ रही थी। वर्तिका दीवार से टिककर खड़ी थी। उसकी सांसें अब भी तेज थी, लेकिन दिमाग धीरे धीरे वापस काम करने लगा था। अभिज्ञान जो किसी तरह खुद को संभाले खड़ा था, उसे घूरते हुए बोला, भाभी एक बात पूछूं? वर्तिका ने आंखें बंद रखते हुए कहा, पूछिए लेकिन जल्दी, वरना हम यहीं फर्श पर फैल जाएंगे। अभिज्ञान ने थोड़ा सीधा खड़े होने की कोशिश की। आपको कैसे पता था कि सब लोग ऊपर आने वाले हैं? वर्तिका ने धीरे धीरे आंखें खोली। एक सेकंड उसे समझ ही नहीं आया। फिर उसने हल्के से अपने सिर पर खुद ही थप्पड़ मारा। हे भगवान, पता कुछ नहीं था हमें। वो बड़बड़ाई, वो तो बस हमारे दिमाग में चल रहे सीरियल का साइड इफेक्ट है। अभिज्ञान उसे घूरता रह गया था। मतलब आपने अंदाजे में? वर्तिका ने दीवार पकड़कर खुद को संभाला और थोड़ा सा झुंझलाकर बोली, हाँ अंदाजा ही था, हमें कौन सा भविष्यवाणी हुई थी। फिर उसने उंगली उठाई और बोली, सुनिए आप अमीर लोग ना। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। अभिज्ञान ब्लिंक करता रह गया था। वर्तिका ने पूरे कॉन्फिडेंस और आधे नशे में कहा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आपने कभी कसौटी जिंदगी की नहीं देखा क्या? अभिज्ञान ने अपने माथे का पसीना पोंछा और अपनी शेरवानी की अस्त व्यस्त कॉलर को देखते हुए सिसक कर कहा, भाभी ये क्या है? क्या कसौटी जिंदगी की में ये भी सिखाया गया है कि किसी की कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बाथरूम में धक्का दे दिया जाता है? हमारी गर्दन अभी भी दर्द कर रही है।
वर्तिका, जो नशे की हालत में भी अपना संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी, उसने गुस्से में अपनी आंखें तरेरी। ठीक है, तो फिर पड़े रहते बाहर सोफे पर, हमारा क्या। आस्था बेलन और सासू माँ चप्पल से आपकी आरती उतारती, तब आपको समझ आता कॉलर पकड़ना ज्यादा दर्दनाक है या चप्पल खाना। अभिज्ञान ने डबडबाई आंखों से उसे देखा। पर भाभी, हम दूल्हे हैं, दूल्हे होंगे आप अपनी आस्था के लिए। वर्तिका ने दीवार का सहारा लेते हुए फुसफुसाकर कहा, हमारे लिए तो आप अभी वही देवर हैं जिसे हमें इस धुएं वाली साजिश से बचाना है। अब चुप हो जाइए, हमें बात करने की ताकत नहीं है, अभी दुनिया घूम रही है हमारी। दोनों के बीच एक सेकंड के लिए अजीब सी खामोशी छा गई थी। बाहर से आती आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थी। उधर कमरे के बाहर निर्मला जी की आंखों में अब डर नहीं, शक था। उनकी नजरें धीरे धीरे दरवाजे से लेकर खिड़की और फिर बिस्तर, फिर अलमारी तक घूमी। नहीं, उन्होंने मन ही मन कहा, यह मुमकिन ही नहीं है। उनकी आंखें सिकुड़ गई थी। दरवाजा तो कुछ देर पहले ही बाहर से खोला गया है, तो वो लोग बाहर नहीं जा सकते। उनकी सांसें तेज हो गई थी, मतलब वो यही हैं। निर्मला जी के चेहरे पर फिर वही खतरनाक शक्ति लौट आई थी। ये वर्तिका बहुत चालाक है। अगले ही पल निर्मला जी अचानक आगे बढ़ी और पागलों की तरह कमरे में चीजें इधर उधर करने लगी थी। कहाँ छुपी है? उन्होंने पर्दे झटके, बिस्तर के नीचे झांका, अलमारी के दरवाजे एक एक करके खोले। बाहर निकलो, मुझे पता है तुम यहीं हो। उनकी आवाज अब तेज होती जा रही थी, जिससे पीछे खड़े मेहमान और भी असहज हो गए थे। सुलोचना जी की भौहें सिकुड़ गई थीं। निर्मला, ये क्या तरीका है? और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो दोनों एक साथ होंगे? लेकिन निर्मला जी अब सुनने की हालत में नहीं थी। उनकी नजर धीरे धीरे बाथरूम के दरवाजे पर जाकर टिक गई थी। कमरे में अचानक एक भारी सन्नाटा छा गया था। अंदर बाथरूम में वर्तिका और अभिज्ञान दोनों एकदम फ्रीज हो गए थे। बाहर से आती पदचाप दरवाजे के पास रुकती परछाई को देखकर वर्तिका की सांस अटक गई थी। वह बहुत मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ ऊपर के कमरे में वरदान नशे और ड्रग्स के भारी असर में पूरी तरह बेसुध बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें आध खुली थीं, लेकिन उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसे बस इतना एहसास था कि वर्तिका उसके पास है। भाविका ने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और धीरे से वरदान के करीब बेड पर लेट गई थी। उसने बड़े प्यार से, लेकिन एक शिकारी की तरह वरदान के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरी। उसके चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक जहरीली जीत की चमक थी। मेरा बचपन का प्यार हो तुम वरदान, भाविका ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा। जब 13 साल की थी तब पहली बार तुम्हें देखा था। बुआ जी ने बचपन से ही सिर्फ यही सिखाया कि तुम्हारे काबिल कैसे बनूं, और मैंने कोशिश भी की। अपनी हर पसंद, अपनी हर आदत को तुम्हारे सांचे में ढालने की कोशिश की, पर तुमने मुझे मंडप में छोड़कर उस 2 कौड़ी की सेक्रेटरी से शादी कर ली। वरदान ने कुछ बुदबुदाने की कोशिश की। लिटिल रैबिट। भाविका के चेहरे पर नफरत उभर आई थी। उसने वरदान के गाल को अपने नाखूनों से हल्का सा कुरेदा। मुझे पता है तुम्हें मेरा क्लबिंग और हुकअप करना कभी पसंद नहीं आता, पर वो तुम्हारा ड्राइवर था ना राम सिंह, उसने मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके उस बुढ़े सूर्य प्रताप को भेजने की हिम्मत की थी। अगर वो बुढ़ा वो वीडियो देख लेता तो अपने उसूलों का वास्ता देकर मुझे घर से धक्के मार कर निकाल देता। भाविका एक ठंडी हंसी हंसी। उस राम सिंह ने अपनी वफादारी के चक्कर में मेरा वीडियो बनाया, इसीलिए मैंने उसे अपनी गाड़ी से ही कुचल दिया। उसे हमेशा के लिए एक जिंदा लाश बना दिया ताकि वो कभी गवाही न दे सके। और तुम्हारे पापा चंद्रभान, उन्हें जेल से बाहर लाने का रास्ता भी मैंने ही बनाया था वरदान, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस वर्तिका को हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके, और उसके जाने के बाद तुम सिर्फ मेरे हो जाओ। उसने वरदान के सीने पर अपना सिर रख दिया। लेकिन वो हर बार बच निकलती है, पर आज नहीं। मैं जानती हूँ तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वरदान, जब वो मैली हो जाएगी तो तुम उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे। अभी तुम ड्रग्स की वजह से होश में नहीं हो, लेकिन बहुत जल्द तुम खुद उस वर्तिका का हाथ पकड़कर उसे इस घर से बाहर निकालोगे, और तब इस कमरे में और तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं होंगी। अभी तुम आराम करो, मैं जरा तुम्हारी लिटिल रैबिट को रोते गिड़गिड़ाते हुए देख कर आती हूँ। भाविका की ये बात सुनकर गुस्से से वरदान की मुट्ठियां भींच गई थी
वहीं दूसरी तरफ सेकंड फ्लोर पर सुलोचना जी की नजरें बाथरूम के दरवाजे पर जमी हुई थी। निर्मला जी के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। खोलो इसे, सुलोचना जी ने गरज कर कहा। अंदर बाथरूम में वर्तिका ने अपना हाथ इतनी जोर से भींच लिया कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थी। वो अब खुद को संभालने की हालत में नहीं थी। अभिज्ञान भी लगभग होश में नहीं था। उसने हिम्मत की, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर जवाब देने लगा था। तभी पीछे से किसी जाने पहचाने एहसास ने उसे थाम लिया था। बाहर निर्मला जी ने अपनी भारी आवाज में गरजते हुए आखिरी बार चेतावनी दी। वर्तिका, अगर तुम अंदर हो तो दरवाजा खोलो, वरना हम इसे तोड़ देंगे। निर्मला जी ने जलती आंखों से बाथरूम के दरवाजे को देखा और चिल्लाई, खोलो इसे। अपनी करतूतों पर पर्दा डालने से अब कुछ नहीं होगा। सब जान चुके हैं कि तुम और अभिज्ञान। दीदी, तोड़ दीजिए ना दरवाजा। निर्मला जी ने सुलोचना जी को उकसाया। पीछे खड़ी आस्था का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। मेहमानों की फुसफुसाहट अब शोर में बदल रही थी। सुलोचना जी ने इशारे से अपने गार्ड्स को बुलाया। वैसे तो उन्हें निर्मला जी की बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने इतने मेहमानों के बीच वर्तिका पर इल्जाम लगाया था, तो वो बस उसे बेगुनाह साबित करना चाहती थी। जैसे ही दो हट्टे कट्टे गार्ड्स ने दरवाजे पर प्रहार करने के लिए कंधे झुकाए, तभी अंदर से कुंडी खुलने की आवाज आई। चटाक, सबकी सांसें थम गई थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। वहां पर धुएं का एक आखिरी झोंका बाहर आया, और जैसे जैसे धुंध छटी, सामने खड़ी शख्सियत को देखकर पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया था। वहां वर्तिका खड़ी थी, अस्त व्यस्त बाल, आंखों में नशा, और उसके ठीक पीछे अपना कोट कंधे पर डाले, शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले हुए, और आंखों में वही शेखावत वाला खून सवार जुनून लिए वरदान सिंह शेखावत खड़ा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे कोई तूफान भी उसे वर्तिका से अलग नहीं कर सकता था। उसकी आंखों में खून उतर आया था, और चेहरे पर वो सन्नाटा था जो किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक होता है। निर्मला जी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उनकी सांसें सच में अटक गई थीं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, होठ हल्के हल्के कांपने लगे थे। उन्होंने घबराकर तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे के हर कोने में देखा, दरवाजे के पास, खिड़की के पास। अभिज्ञान, उनकी आवाज खुद उनका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अभिज्ञान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। निर्मला जी का मुंह खुला का खुला रह गया था। उनकी आंखें फटने को हो गई थी। वरदान, ये कैसे हो सकता है? अभिज्ञान तो यही था। उन्होंने एक कदम पीछे लिया, फिर तुरंत संभलते हुए जबरदस्ती अपनी आवाज में सख्ती लाने की कोशिश की। वरदान, तुम यहाँ? उनकी आवाज में छुपा डर कमरे में मौजूद हर शख्स महसूस कर सकता था। वरदान धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसकी नजरें सीधी, ठंडी और चीर देने वाली थी। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो कुछ बोलेगा ही नहीं, लेकिन फिर उसने बेहद धीमी मगर खतरनाक आवाज में कहा, मेरी बीवी के साथ किसे होना चाहिए था। उस एक लाइन ने जैसे पूरे कमरे की हवा खींच ली थी। सुलोचना जी और प्रभा जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी थी। आस्था, जो अब तक डरी हुई खड़ी थी, उसकी आंखें वर्तिका पर टिक गई थी, और वो तुरंत आगे बढ़ी। वर्तु, उसकी आवाज कांप गई थी, लेकिन वरदान ने हल्का सा हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया था। बिना कुछ कहे, बस एक इशारा, और उस इशारे में इतना अधिकार था कि आस्था के कदम खुद ब खुद रुक गए थे। वरदान ने अपनी निगाहें निर्मला पर जमा दी थी। वरदान की आंखों का वह सर्द गुस्सा निर्मला जी के रोंगटे खड़े कर रहा था। निर्मला जी ने हकलाते हुए अपनी कांपती आवाज को समेटने की कोशिश की। वो असल में रेवती ने बताया था कि अभिज्ञान और वर्तिका इसी कमरे में। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे खड़ी रेवती, जिसने वरदान की दहकती आंखों को अपनी ओर मुड़ते देखा, उसके पैर जवाब दे गए थे। वह धप से घुटनों के बल गिर पड़ी और थर थर कांपने लगी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वरदान ने अपनी बाहों में सिमटी वर्तिका को और कस लिया, जैसे वह उसे दुनिया के हर जहर से बचा रहा हो। उसने दरवाजे पर खड़े मेहमानों की ओर एक सरसरी लेकिन गहरी नजर डाली। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। मेरी पत्नी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आप सब मेहमान हैं, कृपया नीचे जाइए और शादी का आनंद लीजिए। दूल्हे राजा नीचे मंडप में पहुंच चुके होंगे। मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी, पर वरदान के तेवर देख
किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां खड़ा रहे, लेकिन निर्मला जी, जिनका बुना हुआ जाल पूरी तरह उलझ चुका था, अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थीं। उनकी साजिश का मोहरा गायब था और हार का डर उन्हें पागल कर रहा था। वह चिल्लाकर बोली, वरदान, अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। इस लड़की ने तुम्हें सरेआम धोखा दिया है। पूरे समाज के सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। मैं जानती हूँ अभिज्ञान यहीं कहीं छुपा होगा। निर्मला जी ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और चेहरे पर घृणा लाते हुए बोली, कहते हैं पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता। आखिर वरदान, अगर तुमने उस दिन मंडप में अभिज्ञान की जगह न ली होती तो आज ये दोनों पति पत्नी होते। वरदान के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। उसने बेहद धीमे सुर में पूछा, क्यों निर्मला जी, उसे यहाँ क्यों होना चाहिए था? क्या आपको पता था कि यहाँ क्या होने वाला है? निर्मला जी को अब सही गलत का होश नहीं रहा था। उन्हें बस अपनी हार खटक रही थी। उन्होंने बदहवास होकर चीखते हुए कहा, क्योंकि मैंने खुद अपने इन हाथों से उन दोनों को कमरे में बंद किया था, ताकि तुम्हें एहसास दिला सको वरदान कि जब कोई सरेआम बदनाम होता है और इज्जत नीलाम होती है तो कैसा लगता है। मैं चाहती थी जब तुम अभिज्ञान को उसके साथ देखो तो अपने हाथों से अपने भाई की जान ले लो और वो लड़की हमेशा के लिए समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जैसे तुमने मेरे पति को बदनाम किया था, वैसे ही मैं तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती थी। निर्मला जी के शब्द जैसे हवा में गूंजे। कमरे में खड़ा हर शख्स पत्थर की तरह जम गया था। एक पल के लिए सन्नाटा इतना गहरा हो गया था कि किसी की सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। और तभी चटाक, एक जोरदार थप्पड़ की गूंज पूरे कमरे में फैल गई थी। निर्मला जी का चेहरा साइड में घूम गया था। उनके होठों के कोने से हल्का सा खून झलक आया था। सुलोचना जी गुस्से से कांप रही थी। उनकी आंखों में सिर्फ एक माँ का नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत का अपमान चल रहा था। तुम पागल हो गई हो निर्मला। उनकी आवाज गूंज उठी थी, तेज, भारी और अपमान से भरी। तुम्हें जरा भी ख्याल है तुमने क्या करने की कोशिश की है? शेखावत खानदान की इज्जत को सरेआम नीलाम करने चली थी तुम। निर्मला जी ने धीरे धीरे अपना चेहरा सीधा किया। उनकी आंखें अब और लाल हो चुकी थी, होठ कांप रहे थे, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, पागलपन से। फिर अचानक वो हंस पड़ी थी, एक अजीब टूटी हुई खतरनाक हंसी। पूरा कमरा सिहर गया था। हाँ, हूँ मैं पागल, उन्होंने चीखते हुए कहा। आंखों से आंसू बह रहे थे लेकिन आवाज में जहर था। पागल ही तो बना दिया है तुम लोगों ने मुझे। उन्होंने कांपती उंगली सीधी वरदान की तरफ उठाई। इस वरदान ने, वरदान की आंखें जरा भी नहीं झपकी थी। वो बस ठंडे और खतरनाक तरीके से उन्हें देखता रहा। निर्मला आगे बढ़ी। वो अब पूरी तरह बिखर चुकी थी। मेरा सब कुछ छीन लिया इसने। उनकी आवाज फट गई थी। मेरा घर, मेरा नाम, मेरा पति, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। उन्होंने अपने सीने पर हाथ मारा। जिस इज्जत की तुम बात कर रही हो ना सुलोचना दीदी, उसी इज्जत को इसने सरेआम कुचला था। सुलोचना जी हैरानी से निर्मला को देख रही थी। कमरे में फैली उस भारी खामोशी के बीच वर्तिका ने खुद को मुश्किल से संभाला। उसकी सांसें अब भी तेज थी, शरीर हल्का सा कांप रहा था, लेकिन उसकी नजरें सीधे वरदान पर टिक गई थी। वो हल्का सा उसकी पकड़ से अलग हुई और कांपती आवाज में बोली, आप यहाँ कैसे? उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? वह एक सेकंड रुकी, फिर जैसे दिल की बात अचानक बाहर निकल आई थी। आप गुस्सा तो नहीं है ना? वरदान ने बड़ी शालीनता से अपना कोट ठीक किया और बाथरूम में बने सीक्रेट दरवाजे की तरफ देखा जो तीनों भाइयों के रूम से कनेक्टेड था। बाथरूम की दीवार एक हिडन सर्विस पैसेज से जुड़ी थी जो तीनों भाइयों के रूम्स तक जाता था, जिसके बारे में सिर्फ वरदान जानता था। वरदान ने पहले ही अभिज्ञान को सुरक्षित बाहर भेज दिया था। वर्तिका अभी भी कांप रही थी लेकिन धीरे धीरे होश में आ रही थी। वरदान ने उसे धीरे से अपने करीब खींचा, उसके माथे को अपने माथे से लगाया और बोला, मैं हूं ना लिटिल रैबिट, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वर्तिका ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी लाल सूजी हुई आंखें वरदान की आंखों में डूब गई थी। उसने सिसकते हुए टूटती आवाज में कहा, पर आप तो मुझसे गुस्सा थे ना, मुझसे बात तक नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद आप भी उन सब बातों पर।
उसकी आवाजें गले में ही अटक गई थी। उसने वरदान के कोट को अपनी मुट्ठियों में कसकर खींच लिया और फिर हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको भरोसा तो है ना हम पर? आपको सच में लगता है कि मैं कभी ऐसा? वरदान की आंखों में जो कठोरता अभी दुश्मनों के लिए थी, वो वर्तिका के मासूम सवाल को सुनकर पल भर में पिघल गई थी। उसने बड़ी कोमलता से वर्तिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में लिया और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे। उसने धीमी और बेहद गहरी आवाज में कहा, गुस्सा खुद से था वर्तिका, तुमसे नहीं। गुस्सा इस बात पर था कि मेरे होते हुए इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखें। और रही भरोसे की बात, वरदान ने उसके माथे को चूमते हुए आगे कहा, वरदान सिंह शेखावत को दुनिया देखनी आती है और जिसे मैं अपनी दुनिया मानता हूँ उसकी पवित्रता पर शक करना अपनी खुद की रूह पर शक करने जैसा है। मुझे सबूतों की जरूरत सच साबित करने के लिए नहीं, बल्कि इन पापियों को मिटाने के लिए थी। तुम मेरी इज्जत हो वर्तिका, और इज्जत पर कभी शक नहीं किया जाता, उसकी हिफाजत की जाती है। वर्तिका ने चैन की एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा फिर से उसके सीने में छुपा लिया था। वरदान ने भी गहरी सांस ली और निर्मला जी को तड़पते हुए देखने लगा था। वो नशे में था ही नहीं, उसे तो भाविका और निर्मला जी का असली चेहरा सबके सामने लाना था। उसके पास सबूत तो बहुत थे, लेकिन कोई भी सबूत उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफी नहीं था। उसने जो भाविका को ब्रेसलेट दिया था उसमें भी ट्रैकर था। वो चाहता तो सब कुछ पहले ही रोक सकता था, लेकिन उसे हर सच को अपने सामने गिरते हुए देखना था और सूर्य प्रताप जी और सुलोचना जी की आंखें भी खोलनी थी, ताकि हर गुनहगार अपनी असलियत खुद उजागर कर दे। और वो ये भी जानता था कि उसकी लिटिल रैबिट कितनी ही बहादुर सही पर थोड़ी इनोसेंट है। तभी भाविका मुस्कुराते हुए अंदर आई ताकि वर्तिका की बर्बादी का तमाशा देख सके, लेकिन वरदान को अपने सामने देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। भाविका के कदम जैसे जमीन में जम गए थे, उसकी आंखें फैल गई थी, उसके होठ कांप उठे थे। तुम तो ऊपर के कमरे में थे। वरदान ने हल्का सा सिर तिरछा किया, होठों पर वही ठंडी खतरनाक मुस्कान उभरी। मैं तो अभी कमरे में हूँ। उसकी आवाज धीमी, लेकिन हर शब्द में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि कमरे की हवा तक भारी हो गई थी। तो मैं सच में लगा था कि तुम्हारी दी हुई ड्रिंक्स पी चुका हूँ। इतना आसान नहीं है वरदान सिंह शेखावत को फंसाना। प्रधान ने वर्तिका को बाथरूम से निकालकर बेड पर बैठा दिया था। भाविका की आंखों में आग जल उठी थी। वो झटके से आगे बढ़ी और वर्तिका का हाथ झटकते हुए लगभग चिल्लाई, इससे दूर हटो। उसकी आवाज में पॉजेसिवनेस, डर और गुस्सा सब कुछ एक साथ था। तभी सीढ़ियों की तरफ से भारी कदमों की आवाज गूंजी। सभी की नजरें एक साथ उधर मुड़ी। सूर्य प्रताप जी, समर और साहिल, निर्मला जी के बेटे, जो अभिज्ञान की शादी अटेंड करने के लिए आए थे, तीनों तेजी से कमरे में दाखिल हुए। सूर्य प्रताप जी की तेज आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी थी। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? नीचे सारे मेहमान सवाल कर रहे हैं और पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है। कमरे में खामोशी जम गई थी और तभी वरदान ने बिना किसी हड़बड़ाहट के बहुत काल्मनी कहा, मदन। बस एक नाम, लेकिन उस एक नाम में आदेश था। अगले ही पल दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन झिलमिलाई और अचानक वीडियो चलने लगा था। पहला फ्रेम भाविका वेटर के बीच में खड़े गुंडों को गैस डिफ्यूजर दे रही थी। दूसरे फ्रेम में निर्मला जी दरवाजे को बाहर से लॉक करती हुई दिख रही थी। कमरे में खड़े हर इंसान की सांसें अटक गई थी। भाविका के हाथ कांपने लगे थे। नहीं। स्क्रीन पर अगले दृश्य ने सबको चौंका दिया था। क्लब की तेज लाइट्स, भाविका नशे में झूमती हुई, फिर एक और वीडियो, कार ब्रेक की चीख और राम सिंह का गिरता हुआ शरीर। पूरे कमरे में किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। इसके बाद एक एक करके सारे फुटेज, क्लब, पार्टियां, नशा, फेक लाइफ, हुकअप्स, हर वो सच जिसे उसने सालों से छुपाया था आज सबके सामने था। निर्मला जी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। सुलोचना जी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, आग थी। उन्होंने निर्मला जी का हाथ पकड़कर झटके से उन्हें खड़ा किया। निकालो इन दोनों को यहाँ से और पुलिस को फोन करो। और चटाक एक जोरदार थप्पड़ की गूंज से कमरे की दीवारें तक कांप गई थीं। हमें पता होता कि तुम हमारी ही बहू की इज्जत नीलाम करोगी तो कभी तुम जैसी नागिन को इस घर में जगह न देते। साहिल और समर की नजरें भी झुक गई थीं और सूर्य प्रताप जी ने शर्म से अपनी नजरें फेर ली थीं। भाविका पागलों की तरह चिल्लाई,
वरदान प्लीज, वो वीडियो बंद कर दो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वरदान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम नपा हुआ और खतरनाक था। वो उसके सामने आकर रुका और झुककर उसके लेवल पर आते हुए बोला, बर्बादी? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई थी। अभी तो शुरू हुई है भाविका। तुमने वर्तिका को गिराने की कोशिश की थी, अब पूरी दुनिया तुम्हारा असली चेहरा देखेगी। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। बहुत शौक था ना दूसरों का तमाशा देखने का? अब खुद को देखो। भाविका की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। स्क्रीन पर चलती हुई हर सच्चाई उसकी हर नकली परत को नोच रही थी। अचानक वो पागलों की तरह चीखी, नहीं! और अगले ही सेकंड वो झपटकर वर्तिका की तरफ बढ़ी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसका हाथ सीधा वर्तिका की तरफ उठा, लेकिन ठीक उसी पल वरदान की आंखें हल्की सी उठी। बस एक इशारा और अगले ही सेकंड अर्नव बिजली की तेजी से आगे आया। उसने पीछे से भाविका के दोनों हाथ जकड़ लिए थे। छोड़ो मुझे! भाविका बेकाबू होकर तड़पने लगी थी। छोड़ो, मैं इसे खत्म कर दूंगी। सिर्फ इसी की वजह से मुझे वरदान नहीं मिला। आज नहीं बचेगी ये। उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। वर्तिका जब तक खुद को संभाले खड़ी थी, अचानक उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी और उसकी सांस अटक गई थी। स्क्रीन पर वो फुटेज चल रही थी जहां भाविका वरदान के साथ बेड पर लेटी हुई थी, उसे छूने की कोशिश करती हुई और अपना इकबाले जुर्म कर रही थी। बस वर्तिका का दिल वहीं टूट गया था। वर्तिका की आंखों में जो दर्द था वो अगले ही पल खतरनाक गुस्से में बदल गया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम अब लड़खड़ा नहीं रहे थे, सीधे ठोस और आग से भरे थे। भाविका अब भी अर्नव की पकड़ में तड़प रही थी, लेकिन जैसे ही वर्तिका उसके सामने आकर रुकी, कमरे की हवा जैसे जम गई थी। वर्तिका ने बिना एक सेकंड गवाए छटाक पहला थप्पड़ इतना तेज था कि भाविका का चेहरा एक तरफ झटक गया था। पूरा कमरा सन्न हो गया था। वर्तिका झुककर उसकी आंखों में देखते हुए दहाड़ी, मारोगी? मारोगी तो तुम मुझे बाद में, पहले मैं तुम्हारा ये मैनकी जैसा चेहरा ना बिगाड़ दूं। वो और करीब आई। उसकी उंगली सीधा भाविका की तरफ उठी। पहले ये बताओ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे ही कमरे में मेरे बेड पर मेरे पति से लिपटने की? उन्हें सिर्फ मैं लिपट सकती हूँ। उन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और तुम जैसे लोग उनकी परछाई छूने के लायक भी नहीं हो। चटाक इस बार और भी तेज। भाविका का संतुलन बिगड़ गया था। अगर अर्नव उसे पकड़े ना होता तो वो वहीं गिर जाती। चटाक तीसरा। अब वर्तिका रुकी नहीं रही थी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये उसका हक था। वो पहली बार खुद से डर गई थी, क्योंकि वो अब तक इतनी क्रूर नहीं हुई थी। उसके थप्पड़ों की आवाज इतनी तेज थी कि आवाज पूरे हॉल में गूंज गई थी। भाविका का चेहरा एक तरफ झटक गया था। सबकी सांसें थम गई थी। ये तुम्हारी उस हर बात के लिए। वर्तिका की आवाज कांप रही थी। वो अब भी नशे की वजह से चकरा रही थी, लेकिन उसका गुस्सा इन सबसे ऊपर था। जो तुमने मेरे बारे में बोली, तड़ाक, और ये उस गंदे खेल के लिए जो तुमने मेरे और अभिज्ञान जी के साथ खेला। भाविका पूरी तरह हिल चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा ज्यादा था। वो चिल्लाई, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वरदान, रोकिए इसे। मैं आपसे प्यार करती हूँ, बचपन से चाहा है आपको। कमरे में फिर से हलचल मच गई थी। तुम्हारा प्यार प्यार नहीं, ये तुम्हारी बीमारी है भाविका। ऐसा नहीं है वरदान, भाविका चिल्लाई। लेकिन इस बार वर्तिका वो एक कदम और आगे बढ़ी और झुककर उसके बेहद करीब आकर बोली, अपनी काली जुबान से मेरे पति का नाम मत लो। फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, बहन की कहीं की। भाविका का चेहरा जल उठा था। वर्तिका ने अब नजर घुमाई और सीधा निर्मला जी की तरफ देखा। और आप? उसने उनकी तरफ दांत किटकिटाते हुए कहा, मंत्रा कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे और वरदान जी को अलग करने की साजिश करने की? तुम अगर वरदान जी की चाची ना होती तो तुम्हारा मुंह काला करके जेल भेजती मैं तुम्हें। तुम उसी के लायक हो। वरदान मुस्कुराया। तो देर किस बात की? वरदान ने ड्रेसिंग से आईलाइनर की शीशी उठाकर अपने लिटिल रैबिट के हाथों में थमा दी थी। वर्तिका के हाथ में आईलाइनर आते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया था। वरदान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपनी मासूम सी दिखने वाली पत्नी का वह चंडी रूप पहली बार देख रहा हो और उसे इस पर गर्व हो। वर्तिका ने बोतल का ढक्कन धीरे से खोला और बोली, अब ये ब्लैक मास्क लगाकर पूरी उम्र अपना चेहरा चमकाते रहिएगा, क्योंकि ये दाग तो
शायद डिटर्जेंट से भी ना छूटे। कहते ही वर्तिका ने जल्दी से लाइनर अपने हाथों पर निकाला और निर्मला के गालों पर बेदर्दी से रगड़ दिया था। ये ये आपकी कड़वी बातों के लिए। निर्मला कुछ बोल पाती उससे पहले ही वर्तिका ने पूरी हथेली लाइनर से भरी और भाविका के चेहरे की ओर बढ़ गई थी। भाविका चिल्लाई, नहीं छोड़ो मुझे। वर्धान देखिए ये क्या कर रही है। पर वर्धान ने बस अपनी जेबों में हाथ डाले एक सोफे पर टेक लगा ली थी, जैसे वो तो कुछ देख ही नहीं रहा हो। तभी सट वर्तिका ने भाविका के उस गोरे चेहरे पर, जिस पर उसे बहुत नाज था, काली स्याही का एक गहरा पोंछा मार दिया था। भाविका की आंखें फटी की फटी रह गई थी। बचपन का प्यार, बचपन का प्यार ऐसा काला नहीं होता। भाविका, तुम्हारी नियत ही काली है। वर्तिका ने कहते ही बाकी बची आधी बोतल भी उन दोनों के चेहरे पर ऐसी छिड़की जैसे कोई होली खेल रहा हो। अब उन दोनों की शक्लें पहचान में नहीं आ रही थीं। लाइनर उनकी ठुड्डी से टपककर आंसुओं के साथ उनके महंगे कपड़ों को खराब कर रहा था। वर्तिका ने पीछे मुड़कर अर्णव को इशारा किया। अब ये दोनों मेंढकियां आपस में ही टर टर करेंगी। पुलिस बाहर खड़ी है ना? अर्णव मुस्कुराया। बिल्कुल भाभी, इंस्पेक्टर साहब बाहर तमाशा खत्म होने का ही इंतजार कर रहे हैं। वर्तिका ने निर्मला के कान के पास झुककर आखिरी बार कहा, चाची जी, जेल की कोठरी भी काफी काली होती है, वहां आपको आईने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी जितने काले काम आपने किए हैं उसके बाद तो आप अपना चेहरा देख भी नहीं पाओगी। वर्तिका ने थप्पड़ मार मार कर भाविका के गाल लाल कर दिए थे। उसके हाथ अब थकने लगे थे, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये बदला नहीं था, ये न्याय था जो पहली बार किसी मासूम के हाथों से लिखा जा रहा था। वर्धान ने मुस्कुराते हुए अपने गार्ड्स को इशारा किया, इन्हें ले जाइए और ध्यान रहे इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आखिर मेरी पत्नी ने इतनी मेहनत से इनका मेकअप किया है। वर्तिका की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक विजेता वाली चमक थी। आस्था हैरान सी खड़ी थी और सूर्य प्रताप जी के चेहरे पर एक दबा हुआ संतोष था। लेकिन वर्तिका के हाथ अब धीरे धीरे कांपने लगे थे। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वर्धान की नजर तुरंत उस पर गई। वर्तिका, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वर्तिका की आंखों के सामने सब धुंधला सा पड़ गया था। उसने एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा, और अगले ही पल उसका शरीर पूरी तरह ढीला पड़ गया था। वो गिरने ही वाली थी कि तभी वर्धान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। वर्तिका! वर्धान, जो पूरे राज्य को चलाता था, आज अपनी पत्नी को होश में लाने के लिए कांप रहा था। उसने उसे अपनी बाहों में झकझोरा। वर्तिका, मेरी तरफ देखो, ये कोई मजाक नहीं है। मुझे पता है तुमने पहले भी ऐसा मजाक किया है। पहली बार सीएम शेखावत की आवाज में हुक्म नहीं बल्कि एक डरा हुआ पति बोल रहा था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, अब इस कहानी का सिर्फ लास्ट पार्ट बचा है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपका इस पूरी स्टोरी में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन था, ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।